हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनी विजडम। दोस्तों, मैंने पहले ब्रॉयलर फीड फार्मूलेशन और लेयर फीड फार्मूलेशन पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं और लोग फार्मर्स अक्सर सवाल करते रहते हैं कि एफएफजी या क्रॉयलर देसी फीड फार्मूलेशन के लिए भी वीडियो मैं बनाऊं। एफएफजी, क्रॉयलर, देसी, सोनाली, इनके फीड फार्मूलेशन के लिए भी मैं वीडियो बनाऊं। देखिए, इनका फीड फार्मूला बनाने में एक प्रॉब्लम आती है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो बहुत प्रैक्टिकल, जितना मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, फार्मर्स के साथ जो इंटरेक्शन करके एक्सपीरियंस हुआ है, जो बातें किताबों में, रिसर्चेज में लिखी हुई हैं और मेरा खुद का फीड बनाने का जो एक्सपीरियंस है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। तो जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज़ के लिए कोई प्लानिंग करते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई सिस्टम बनाते हैं, तो उसमें ये ज़रूर देखा जाता है उस एंटरप्राइज या बिजनेस में कि जो हमारी कॉस्ट है प्रोडक्शन की, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि जब भी हम कॉस्ट कम करें तो हमारे प्रॉफिट बढ़ ही जाएं। हम पैसा बचा के पैसा नहीं बना सकते हैं। पैसे को कई बार खर्च करना पड़ता है ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए। मान लीजिए आप 1 रुपया खर्च करते हैं और आपको 1 रुपया 15 पैसे रिटर्न में मिलते हैं। अगर आप 1 रुपया 15 पैसे खर्च कर रहे हैं और आपको रिटर्न में 1 रुपया 35 पैसे मिल रहा है, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट 15 पैसे हो रहा था, तो यहाँ पर प्रॉफिट 20 पैसे हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं, आरओआई जो होता है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। और ख़ासकर ये इस फीड में या इस फार्मिंग में आरओआई की बहुत इम्पोर्टेंस हो गई है, क्योंकि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके पास नॉलेज नाम की कोई चीज़ नहीं है, अवेयरनेस नाम की, या फीड के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है, जिसका फ़ायदा फिर वो लोग उठाते हैं जो फीड बनाकर बेचते हैं। तो पेशेंटली, बहुत सब्र के साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, क्योंकि जितनी भी बातें हैं, बारीक बातें हैं, उन्हें तो डिस्कस किया ही है। और वैसे भी जो लोग खाली एंटरटेनमेंट के लिए चाहते हैं छोटी वीडियो बनाऊं मैं, तो उनके लिए तो वीडियो होती भी नहीं है ये वाली। और ना मैं उनसे कहता हूँ कि सब्सक्राइब करें या मेरी वीडियोस देखिए। सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो लोग ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, अपनी एंटरप्राइज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, या कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं अपना काम को। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है आईएमएन पायरोफॉस के फीड प्रीमिक्स ने। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल फीड प्रीमिक्स है ब्रॉयलर के लिए, प्री स्टार्टर के लिए, स्टार्टर के लिए और फिनिशर के लिए। और इसी को इस्तेमाल करके आप एफएफजी, क्रॉयलर, देसी का भी फीड फॉर्मुलेशन बहुत आसानी के साथ और सस्ते दाम में कर सकते हैं। उसकी इम्यूनिटी बढ़ा के, ग्रोथ बढ़ा के, एफसीआर कम करके, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिल रहे हैं। भारत में ब्रॉयलर मांस की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण ब्रॉयलर व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। परंतु बढ़ती मांग के साथ साथ ब्रॉयलर उत्पादन में नई चुनौतियां भी देखने को मिल रही है। ब्रॉयलर फार्मिंग में 3 घटक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, अच्छी हैचरी का चूजा। दूसरा, उपयुक्त मैनेजमेंट और बीमारियों से बचाव। और तीसरा, फीड। ब्रॉयलर की उत्पादन लागत में फीड का सबसे बड़ा योगदान होता है। यदि फार्मर फीड को अपने आप बना ले तो कई सारे फायदे उसे हो सकते हैं। जब आप अपना फीड खुद बनाते हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को जांच परख कर फीड में मिलाते हैं, जिससे टॉक्सिसिटी के चांस कम हो जाते हैं। अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी होती है तो ग्रोथ अच्छी होती है और लूज ड्रॉपिंग कम होती है। बस की इम्यूनिटी बनी रहती है और बीमारियां कम आती है। एफसीआर कम आता है और फीड सस्ता बनता है। बाहर के फीड की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। अक्सर उसे सस्ता बनाने के लिए लो क्वालिटी के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टॉक्सिसिटी और इम्यूनिटी ब्रेकडाउन की समस्याएं आती है और उसके बढ़ते दाम भी फार्मर के लिए नुकसान का कारण बनते हैं। इसके लिए आईएमएन पायरोफॉस आपके लिए लेकर आए हैं ब्रॉयलर फीड प्रीमिक्स, जिससे आप बेस्ट क्वालिटी का फीड सस्ते दाम में अपने फार्म पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईएमएन पायरोफॉस के प्रीमिक्स के साथ चाहिए मक्का, सोया डीओसी ऑन, खाने का तेल, साथ ही साथ लाइमस्टोन पाउडर और कैल्शियम फॉस्फेट। यदि आप अपना फीड खुद बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। देखिए, पिछले कुछ सालों में
जो कलर बर्ड की फार्मिंग है उसने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। उसकी एक वजह ये रही है कि जो ब्रॉयलर की फार्मिंग है वो कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाथों में चली गई है, पूंजीपतियों के पास चली गई है, कैपिटलिस्टिक हो गई है काफ़ी, और इंडिपेंडेंट फार्मिंग ब्रॉयलर में बहुत कम होती जा रही है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं ब्रॉयलर की, उन्हें इतना नहीं मिल पाता है रिटर्न कि वो अपना उसे चला सकें। तो उन लोगों को मज़ा नहीं आता है जिनके छोटे फार्म होते हैं, और जिनके बड़े फार्म है उन्होंने खूब सारा पैसा लगा दिया, बड़े बड़े फार्म बना दिए, लेबर रख लिया और कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी फार्मिंग चल रही है। तो वो एक अलग ही स्टैंडर्ड ब्रॉयलर का बन गया है। लेकिन अब भी जो लोग अपनी ब्रॉयलर की फार्मिंग कर रहे हैं 10-20-30 हज़ार की, वो अगर फीड बना रहे हैं तो फार्मिंग में टिके हुए हैं। अदरवाइज अगर बाहर से फीड खरीद रहे हैं तो उनको मतलब कुछ भी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस टाइम कलर बर्ड की फार्मिंग कर रहे होंगे वो ब्रॉयलर से ही मतलब आए होंगे। ब्रॉयलर में उन्हें इतना नहीं मिला जिसकी वजह से उन्हें कलर बर्ड पे स्विच करना पड़ा। तो ये जो बर्ड्स होती हैं ये मीट पर्पस के लिए मेनली पाली जाती है। मतलब मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हें अक्सर अंडे के लिए भी रखते हैं। अगर आपने इन्हें बहुत ज़्यादा दिन तक रख लिया तो ये अंडा भी देने लगती हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ मीट पर्पस के लिए बात करूँगा कि इंडियन मार्केट में ये जो कलर बर्ड है ये किस तरीके से इनकी डिमांड बढ़ रही है, और काफ़ी सारे लोग इसमें एंगेज हो रहे हैं। और ये एक पोल्ट्री का एक सब सेक्टर बन के उभर रहा है। मतलब जो पोल्ट्री ऑलरेडी चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार अगर हम देखें तो 30% जो पोल्ट्री है वो बैकयार्ड पोल्ट्री है, और बैकयार्ड पोल्ट्री में इन बर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है। तो 30% एक बहुत बड़ा मतलब वो होता है। अगर 3 लाख करोड़ रुपए का मान लीजिए पोल्ट्री का सेक्टर है या इसका मार्केट है, और 30% ये है, तो 1 लाख करोड़ रुपए के करीब की ये इंडस्ट्री है। तो कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है या हो सकती है, आप इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर रखा गया स्ट्रीमलाइन पोल्ट्री से। स्ट्रीमलाइन पोल्ट्री का मतलब है जो कमर्शियल लेयर है, ब्रीडर है या ब्रॉयलर है, उनके लिए जो फीड फॉर्मुलेशंस होते हैं, उनके लिए रिसर्चेज होती हैं, उनके लिए जो न्यूट्रिशन बनाया जाता है उसका इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। मतलब इसे ज़्यादा नहीं देखा जाता उसमें। तो ऐसे में क्या होता है कि जो फीड या मेडिसिन की कंपनी है वो इनके लिए प्रॉपर कोई चीज़ नहीं बनाती है, जिसकी वजह से मतलब इग्नोर होने की वजह से इन्हें वो स्टैंडर्ड या वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते जिनकी इन्हें ज़रूरत होती है। देखिए, मैंने अभी शुरू में आपको एक बात बताई कि आरओआई बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओआई का मतलब है मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर रिटर्न उस हिसाब से हमें मिलता है जिस हिसाब से हम पैसा लगाते हैं, तो तभी हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है। कई लोग मतलब क्योंकि इन बर्ड की ग्रोथ हल्की होती है, ब्रॉयलर का फीड या प्रीमियम फीड इन्हें नहीं खिला पाते, लो क्वालिटी का फीड खिलाते हैं, तो इस वजह से इन वाले बर्ड्स में वो प्रॉब्लम्स भी फिर देखने को मिलती हैं जो लो क्वालिटी फीड की वजह से देखने में आती हैं। तो पिछले कुछ सालों में जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने ये वाला फीड जो सोनाली, देसी, एफएफजी, क्रॉयलर वगैरह के ब्रांड बना के, उनके लेबल बना के, और ये फीड बेचना शुरू किया है। और ये फीड ब्रॉयलर फीड से चीपर होता है, उससे सस्ता होता है। अब आप सोच सकते हैं अगर कोई चीज़ सस्ती बन रही है तो जाहिर सी बात है उसमें सस्ती चीज़ें इस्तेमाल हुई होंगी। तो है तो ये भी एक तरीके से मुर्गी ना, इसकी भी वही रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर भी जो सिस्टम है वो वही सिस्टम है जो ब्रॉयलर के अंदर है या लेयर के अंदर है। लेकिन इसकी ग्रो करने की कैपेसिटी कम है तो इसे थोड़ा सस्ता फीड दिया जाता है। सस्ता फीड सस्ती चीज़ों से बनता है। वो सस्ती चीज़ें कौन सी हैं? आज के टाइम में अगर आप देखें तो DORB भी सस्ता नहीं है, जो सबसे एक लो टाइप का इंग्रेडिएंट होता है पोल्ट्री फीड के लिए, वो भी सस्ता नहीं है। तो ऐसे में क्या चीज़ हमारी बर्ड को जा रही है जिसकी वजह से हमें नुकसान मॉर्टिलिटी का देखना पड़ता है, टॉक्सिसिटी का देखना पड़ता है, या इसी टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखने को हमें मिलती हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर फार्मिंग के बारे में बात करें, जो बड़ी कंपनियां हैं जो उन्हें इसके अंदर पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि जो कलर बर्ड का जो मार्केट है, जो इसे पालने वाले लोग हैं, उनका साइज लगातार बढ़ रहा है, ये वाली फार्मिंग ग्रो कर रही है। तो जब ये फार्मिंग एक तरीके से ग्रो कर रही है और बढ़ रही है तो लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। भाई जब मार्केट बढ़ता है तो वहाँ पे
मतलब प्रोडक्ट भी आने लगते हैं। मैंने भी इसी वजह से वीडियो बनाई, क्योंकि लोग इसमें अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उन्हें उस टाइप का गाइडेंस भी मिलना चाहिए। तो फीड हमेशा से एक मेजर कॉस्ट रही है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में, चाहे पोल्ट्री की बात करें या डेयरी एनिमल लाइव स्टॉक किसी की भी बात करें, फीड का एक अलग महत्व रहता है, और सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट होती है वो फीड की देखने में आती है। तो इसी वजह से जो फीड का सेक्टर है उसमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं, और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। मतलब अगर इस फील्ड को देखा जाए, कलर बर्ड के मार्केट को या कलर बर्ड का जो फार्मिंग है उसे देखा जाए, जो इसकी ग्रोथ के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है सेक्टर की ग्रोथ के लिए, और इसका एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखाई देता है, उसमें एक मोटी बात जो आती है वो ये आती है कि आप अगर ये फार्मिंग करते हैं तो आप जो बड़ी कंपनियां हैं ना, उनके बगैर भी ये फार्मिंग कर सकते हैं और किसी भी स्टेज तक ले जा सकते हैं। ये बहुत ही एक बारीक पॉइंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसे अगर आपने समझ लिया तो आप इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। देखिए, जो ब्रॉयलर फार्मिंग होती है, अगर हम देखें कि ब्रॉयलर फार्मिंग से लोग क्यों निकल के भागे या क्यों आ गए हैं, क्योंकि वहां पर क्या हुआ है कि जो चिक्स की सप्लाई है, अगर बीज ही आपको नहीं मिलेगा तो आप फसल क्या उगाएंगे। तो चिक्स की जो सप्लाई है वो कुछ ही हाथों में है, कुछ ब्रीडर्स के हाथों में है, और वो मन चाहे रेट उसके लेते हैं। जब आपका चूजा डालने का एक टाइम आता है, मान लीजिए होली है, दिवाली है, या मौसम अच्छा है, जब आप डालना चाह रहे हैं, उस टाइम जो चिक्स के रेट होते हैं ना, वो कहाँ चले जाते हैं, 45 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए ऐसे हो जाते हैं। लेकिन इस वाली कंडीशन में ऐसा है कि आप अपने चिक्स अपनी मुर्गी से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी पेशेंस है, थोड़ा सा भी अगर आपने इसके ऊपर वर्क कर लिया, तो आप अपना एक ब्रीडर फार्म रख सकते हैं, वहां से अंडे लेके हैचिंग करा के अपनी फार्मिंग एक तरीके से लगातार चला सकते हैं और चूजे भी सेल कर सकते हैं। तो ये वाला जो फैक्टर है कि आप बड़ी कंपनियों से इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। आपने अपनी हैचरी की, अपना एक ब्रीडर रखा और साथ साथ अपनी एक फीड मिल लगा ली, तो आपको किसी की बाहर की से किसी की जरूरत नहीं है। आप अपना बिजनेस खुद ही रन कर सकते हैं या करते हैं। तो यही सबसे बड़ी जीत है इस वाले सेक्टर की, और जो इसे पॉपुलर होने में मदद कर रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एनएलएम स्कीम में जो बैकयार्ड पोल्ट्री है, जो इंडिपेंडेंट कर सकता है फार्मर, उसी को सपोर्ट करने के लिए, उसी को बढ़ावा देने के लिए उस स्कीम को तैयार किया है। ताकि देखिए, मुर्गी का मीट तो मीट ही है ना। आप देसी या मान लीजिए क्रॉयलर एफएफजी का मीट निकाल के रखें, उसकी कुछ मतलब बनाएं, कोरमा बनाएं, बिरयानी बनाएं, तो कोई भी फर्क नहीं बता सकता है कि एफएफजी और ये ब्रॉयलर है। समझे आप? तो जब तो ऐसे सेक्टर में आने में या ऐसी चीज को बढ़ावा देने में जिसमें डायरेक्ट किसान का भला हो, या जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कैपिटलिज्म आने के चांसेस कम है, और अगर वो तरक्की करेगा सेक्टर, तो फार्मर ही तरक्की करेगा डायरेक्टली। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। तो आप इसमें सब कुछ, मतलब हैचरी से लेके और फीड मिल तक और फिर मार्केट तक खुद ही कर सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम मतलब वैसे तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, और किसी वीडियो में ये सब चीज़ें हम देखेंगे। बस मकसद ये था कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में मैं जागरूक करूं। तो इस वीडियो में हम खाली फीड की बात करेंगे, और फीड में भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे देसी बर्ड्स की। मैं यहाँ पर जो देसी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका मकसद है क्रॉयलर, एफएफजी, क्रॉयलर या इस टाइप की कोई बर्ड। जो प्योर देसी होती है वो क्रॉयलर या एफएफजी की तरह नहीं बढ़ती है, उनकी ग्रोथ नहीं ऐसी होती है। हालांकि एफएफजी और क्रॉयलर वाला फीड आप देसी को खिला सकते हैं। तो यहाँ पर जो देसी बर्ड मैं बोल रहा हूँ वो एफएफजी, क्रॉयलर, ये जो तेजी से जो इम्प्रूव्ड कलर बर्ड की जो वैरायटी हैं जो तेजी से बढ़ती हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो उन बर्ड का जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, और फीड मेडिसिन मैनेजमेंट इनका कैसे किया जा सकता है इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहली बात, अगर हम इनके फीड की बात करें, देसी बर्ड के फीड की बात करें, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनका कोई ब्रीडिंग स्टैंडर्ड नहीं है। आपके पास जो चूज़ा आ रहा है
उसका जो पेरेंट स्टॉक है वो किस तरीके से तैयार हुआ है, उसमें कौन सी वैक्सीन्स लगी हैं, क्या किस टाइप की फीडिंग हो रही है, उनके कोई स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, जब उनके कोई स्टैंडर्ड नहीं होते हैं तो जो चूजा आ रहा है उसके भी कोई स्टैंडर्ड नहीं होंगे। किसी के अंदर ज़्यादा इम्यून पावर होगी, किसी का वेट अच्छा होगा, किसी के अंदर बीमारियां होंगी, किसी के अंदर नहीं होंगी। तो ये सारी एक खिचड़ी सी इसमें पकी रहती है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इस सेक्टर में आती हैं और लोगों को नुकसान भी होता है। तो इसी कारण से कोई इसका फीड कंजम्पशन का पैटर्न, ग्रोथ और एफसीआर के भी स्टैंडर्ड नहीं है। लोग अपने हिसाब से बताते हैं कि 7 दिन में 140 ग्राम का हो गया, किसी का 125 ग्राम का होता है, किसी का 90 ग्राम ही रह जाता है, कोई ऐसा कहता है कि 150 ग्राम भी हो गया किसी का एक हफ्ते में, या 60 दिन में मान लीजिए किसी का 1.5 किलो ही रहा, किसी ने 2 किलो अचीव कर लिया। तो अलग अलग स्टैंडर्ड इसी वजह से रहते हैं क्योंकि ब्रीडिंग का कोई पैटर्न नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी जो बर्ड की एक रिक्वायरमेंट होती है फीड की या न्यूट्रिएंट्स की, उन्हें हम मोटे तौर पर देख सकते हैं और अपने यहाँ उन्हें अप्लाई करके उसका फायदा भी उठा सकते हैं। मतलब अपनी फीडिंग को इंडिपेंडेंट हम कर सकते हैं। इसी वजह से क्या करते हैं कि जो सिंगल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट है, ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इसका कोई कैटलॉग नहीं है। जैसे मान लीजिए कॉब का है या फिर हबर्ड है, रॉस है, इनके फीडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन इन बर्ड्स का फीडिंग स्टैंडर्ड इस तरीके से नहीं बना हुआ है। तो वहीं से हमें कुछ क्लूज लेने पड़ते हैं, जो फील्ड कंडीशन में रिजल्ट्स आते हैं उनके बेसिस पर, तभी हम ये अंदाजा लगाते हैं कि भाई इनका फीड किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो फीड की अगर हम बात करें तो फीड के अंदर 5 घटक होते हैं, 5 उसके कंपोनेंट्स होते हैं। एक एनर्जी होती है, एक प्रोटीन होता है, एक फैट होता है, एक मिनरल्स होते हैं, कुछ वाइटामिन होते हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंटल अमीनो एसिड्स भी दिए जाते हैं, कोलिन, सॉल्ट, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडा वगैरह भी फीड में डाला जाता है ताकि वो जो भी चीज़ें कम रह गई हैं उनको सप्लीमेंटली पूरा किया जा सके, ताकि ग्रोथ में, इम्यूनिटी में, एफसीआर वगैरह में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। और तीसरी लाइन फीड मेकिंग में ये रहती है कि हमें कुछ एडिटिव भी ऐड करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बर्ड की परफॉर्मेंस बढ़ती है। और अगर हम वो ऐड नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो उसके बिना एफसीआर को मेंटेन हम नहीं कर सकते। जैसे और खासकर क्लोज फार्म कंडीशंस में जिसमें हम अपनी बर्ड्स को रखते हैं, तो ऐसे में प्रोबायोटिक्स उसकी गट हेल्थ के लिए एसिडिफायर दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स डाली जाती हैं फीड में, एंटीकॉक्सीडियल्स हैं, टॉक्सिन बाइंडर्स हैं, एंजाइम्स हैं, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फीड में पड़ती हैं और फीड की परफॉर्मेंस को बढ़ाती हैं। ये डायरेक्टली न्यूट्रिशन नहीं होती हैं, मतलब जो उसकी ग्रोथ आएगी, एफसीआर आएगा, वो तो इसी वजह से आएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो बर्ड परफॉर्म नहीं करेगा। वो चाहे देसी बर्ड हो, मतलब एफएफजी हो, या कोई क्रॉयलर हो, सोनाली हो, कोई भी हो। अब यहाँ पर कुछ कैरिब्रो धनराजा है, ये भी कलर्ड ब्रॉयलर है, कलर बर्ड है और काफ़ी ज़्यादा ये पाला जाता है, देखने को भी मिलता है। तो इसकी अगर हम देखें परफॉर्मेंस, तो ये 7वें हफ्ते पर 2 किलो से 2125 ग्राम तक का वेट ये बताते हैं कि इतना हो जाता है। 7 हफ्ते का मतलब 50 दिन आप मोटे मोटे मान लीजिए। तो 2 किलो का बर्ड 50 दिन में हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कलर बर्ड के हिसाब से एक अच्छी परफॉर्मेंस मानी जा सकती है। लेकिन इतना भी लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। आप खुद फार्मिंग करते हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि आपका जो कलर बर्ड है वो कितने दिन में कितने वेट का होता है और कितना फीड खाता है। तो एफसीआर ये बताते हैं 7वें हफ्ते पे 50 दिन पे 1.92 का, जबकि ये एफसीआर ज़्यादा आता है क्योंकि जिस टाइप का फीड देंगे, कैसी हैचरी से बच्चा आया है, चूज़ा आया है, उसकी क्या कंडीशन रही है। तो ये भी एक कलर ब्रॉयलर की ब्रीड है, इंडिब्रो नाम से ये आती है। तो इसका यहाँ पर परफॉर्मेंस चार्ट है। जैसे 7 दिन में ये एवरेज 139 ग्राम का होता है, 14 दिन में 306 ग्राम का हो जाता है, 21 दिन में आधा किलो के करीब का हो जाता है, और 49 दिन में ये भी 2178 ग्राम, जितना कैरिब्रो धनराजा है उतना ही ये हो जाता है। और इसकी जो एफसीआर है वो भी उतना ही आता है, 1.9 के करीब का। तो ये एक्चुअल जो एफसीआर है इतना नहीं आता, ये बहुत अच्छा एफसीआर है इसके हिसाब से। लेकिन ये एफसीआर अगर हम देखें फील्ड कंडीशन में, तो
2.7 से 3.5 के बीच का आता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द फीड। उसके अंदर एनर्जी, प्रोटीन और बाकी चीज़ें जो बताई गई हैं वो कितनी कितनी इंक्लूड हुई हैं। और जो ग्रोथ होती है, जो इम्प्रूव्ड कलर बर्ड्स हैं जैसे ये FFG और क्रॉयलर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनकी ग्रोथ तो ज़्यादा होती है देसी वगैरह से या सोनाली से, लेकिन ब्रॉयलर से कम होती है। और कितनी कम होती है? लगभग 30% तक कम ये ग्रोथ रहती है। और FCR भी जैसा मैंने बताया मतलब 2 से ऊपर ही आता है, 2.5 और 3.5 के बीच में ही रहता है। और ये फील्ड सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, जैसा मतलब लोग मुझे बताते हैं, इनके मैसेजेस या कॉल्स वगैरह आते हैं। तो प्रीमियम हाई प्रोटीन अगर ब्रॉयलर फीड आप दे रहे हैं, तब ये आपका जो FCR है वो 2.5 या 2.5 के अंडर आ जाता है। तो इसमें देखने वाली बात ये है, प्रॉपर जो पॉइंट है यहाँ पर, कि अगर आप इसे अच्छी स्टार्ट दे देते हैं, मतलब जो कैलोरी प्रोटीन रेशो है आपके दाने का, एनर्जी और प्रोटीन का जो रेशो है, अगर वो कम होता है, कम रहता है, मतलब प्रोटीन आप इसे अच्छा दे रहे हैं दाने के अंदर, तो इसकी स्टार्ट काफ़ी अच्छी होती है ना, क्योंकि इसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, इम्यूनिटी बन जाती है, तो बर्ड आगे अच्छा फिर परफॉर्म करता है। और अगर स्टार्टर या फिनिशर में मतलब कैलोरी प्रोटीन रेशियो को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, तो तब भी मतलब बर्ड, कहने का मतलब है कि फीड सस्ता करके कैलोरी प्रोटीन रेशियो बढ़ा दिया जाता है, तब भी बर्ड फिर अच्छा परफॉर्म करता है, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और जो क्वालिटी है मतलब आपकी फार्मिंग की, उसके मीट की क्वालिटी है, ग्रोथ FCR है, वो भी अच्छा रहता है। तो ये वाला पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत में हमें उसे हाई प्रोटीन राशन या हाई प्रोटीन डाइट देने की ज़रूरत होती है। अब मैंने पहले भी ब्रॉयलर लेयर वगैरह में आपको बताया कि फॉर्मूले का मतलब निकालते किस तरीके से हैं प्रोटीन। जैसे मान लीजिए सोया है आपके पास, इसी तरीके से हम फीड को फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे सोया DOC है आपके पास, उसके अंदर 45% प्रोटीन है, मक्का है उसके अंदर 9% प्रोटीन है, तो पियर्सन स्क्वायर मेथड लगाते हैं, तो ये 19% का हमें दाना बनाना है, फीड बनाना है जिसमें 19% प्रोटीन हो। तो 19 में से 9 जाएंगे, 10 बचेंगे, और 45 में से 19 जाएंगे, 26 बचेंगे। तो इन दोनों को हम जो कैलकुलेशन करते हैं, पियर्सन स्क्वायर मेथड की कैलकुलेशन होती है ब्रॉयलर फीड बनाने वाले या लेयर फीड बनाने वाला, जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में बताया, तो उस हिसाब से जो सोया DOC का कंटेंट आएगा वो लगभग 266 kg तक इसमें हमें देखने को मिलता है। और मेज का कंपोनेंट आएगा 694 kg, और इसमें 30 kg प्रीमिक्स, वही दवाइयाँ वगैरह मिलाई जाती हैं जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, अमीनो एसिड्स और ये सब रहता है, और 10 kg इसमें ऑयल मिलाया जाता है। तो जब ये 10 kg, ये मैंने टेंटेटिव एक बताया है कि इस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है। फॉर्मुलेशन क्या है ये मैं अभी आगे बताऊंगा। तो इस हिसाब से हमारा फिर वो दाना बन जाता है, फॉर्मुलेशन बन जाता है, जो सस्ता भी है और हमारी बर्ड की क्वालिटी मतलब के हिसाब से भी ये अच्छा परफॉर्म करता है। तो 50 दिन में अगर हमें 1.9 से 2.1 kg तक अगर अचीव करना है, तो हमें उसे शुरुआत में थोड़ा हाई प्रोटीन दाना देना पड़ेगा, हाई प्रोटीन फीड देना पड़ेगा, जिसमें एनर्जी रिलेटिवली थोड़ी कम रहती है ब्रॉयलर के मुकाबले। और उसके बाद हम धीरे धीरे एनर्जी को बढ़ाते जाते हैं और प्रोटीन को कम करते जाते हैं। तो जब हम ये करते हैं तो हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर आप बाहर का फीड मान लीजिए ले रहे हैं, तो उसमें ये रिजल्ट्स आपको रेयरली मिलते हैं, मतलब इतनी जल्दी 50 दिन में शायद बर्ड तैयार इतनी जल्दी नहीं होता, हो भी जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए फीड के प्राइसेस हाई हैं, आपके यहाँ मोर्टलिटी ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि इसका डिजीज एक्सपोजर भी तो ज़्यादा होता है ना, भी ज़्यादा दिन आपके फार्म में है तो बीमारी का लोड भी बढ़ता चला जाता है जितना टाइम बर्ड फार्म में रहता है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो इस बर्ड की होती है, कलर बर्ड की, वो लगभग 3000 किलो कैलोरी होती है, और प्रोटीन रिक्वायरमेंट 22% तक रहती है। तो यही हमारा एम होता है कि प्री स्टार्टर हम इसी स्टैंडर्ड पर बनाएं, ताकि जो ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है बर्ड के, जो चूजे आए हैं, वो भी अच्छे से हो और यूनिफॉर्म ग्रोथ हमें मिले, एक जैसी ग्रोथ हमारे फार्म में
देखने को हमें मिले। तो जैसा कि हम जानते हैं कि देसी ब्रीडर को बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में नहीं रखा जाता है ना। और ये ब्रॉयलर ब्रीडर जैसे तो होते नहीं है कि इतना महंगा सिस्टम है कि करोड़ों रुपए में लग रहा है। कोई भी अपना बर्ड लेके अपना पेरेंट तैयार करके वहां से अंडे निकालता है और हैचरी लगा के चूजे सप्लाई करना शुरू कर देता है। तो ये जो चूजे आते हैं ये डिजीज फ्री नहीं होते, इनके अंदर काफी सारी बीमारियां पहले से होती हैं। तो इनकी केयर ब्रॉयलर के मुकाबले की जानी चाहिए, या तो उससे भी ज्यादा केयर की जरूरत होती है कभी कभी। तो हमें यहाँ पर ये बात जानने की मतलब ज़रूरत होती है, एक्नॉलेज करने वाला पॉइंट है ये कि जो चिक्स देसी बर्ड से आते हैं उनके अंदर बीमारियां भी आती हैं हैचरी से। तो ऐसे चूजों का जो दाने का प्रोटीन कंटेंट है और खास तौर से उसकी डाइजेस्टिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रोटीन तो बहुत दे दिया वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा है उसकी इंटेस्टाइन में, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए इनिशियल डेज में एटलीस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी होती है, तभी वो उन इन्फेक्शन से फाइट कर पाता है, उन इन्फेक्शन से लड़ पाता है। तो इनिशियल फोकस जो देसी या क्रॉयलर या एफएफजी बर्ड की फार्मिंग में हमें करना चाहिए वो उसके इनिशियल इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट में करना चाहिए। क्योंकि देखिए चूजा फीड तो बहुत ज़्यादा खा नहीं रहा है, खाता नहीं है, बहुत कम फीड ही खाता है। तो अच्छी क्वालिटी का अगर हम फीड देंगे और उसका इम्यून सिस्टम शुरू में डेवलप कर देंगे तो वो आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जब जब आप उसे लो क्वालिटी का दाना देंगे ना तब भी वो उस पे सरवाइव कर जाएगा अगर उसका इनिशियल डेवलपमेंट आपने अच्छा किया होगा। लो क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप टॉक्सिसिटी वाला या कुछ मतलब घटिया फीड दे दें। लो क्वालिटी का मतलब उसे थोड़ा सा सस्ता करें लेकिन अच्छी चीजें उसमें इस्तेमाल करें। तो इम्यूनिटी डेवलपमेंट देसी बर्ड्स में एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है, एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जिसे, क्योंकि ब्रॉयलर में तो क्या है कि इम्यून सिस्टम आप कितना भी उसमें जोर लगा लें वो वैसा डेवलप ही नहीं होता है। लेकिन देसी बर्ड के अंदर इनहेरेंट इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डेवलप होता है। मतलब ये लगाइए कि अगर जो देसी बर्ड्स हैं ये क्रॉयलर एफएफजी वगैरह हैं इसके अंदर 100 इम्यून सेल्स हैं इनहेरेंटली, तो ब्रॉयलर के अंदर वो 50 ही होती हैं। तो आप कितना भी जोर अगर ब्रॉयलर के अंदर लगाएंगे तो 50 पे ही पहुंच पाएगा उसकी इम्यूनिटी। लेकिन अगर इसके अंदर आप जोर ज्यादा लगा देंगे तो ये 100 तक पहुंच सकता है देसी वाला, और इसे हमें पहुंचाना होता है। तो इसका इम्यूनिटी डेवलपमेंट शुरू में जरूरी होता है। इसके लिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए ज्यादा प्रोटीन और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो देसी बर्ड है उन्हें जब आप फार्म के अंदर रखते हैं तो ज्यादा टाइम के लिए रखते हैं, है ना। 70 दिन के लिए, 75 दिन के लिए, 90, 3-3 महीने के लिए रखी जाती हैं। तो 3 महीने के दौरान उन्हें जाहिर सी बात है ज्यादा एक्सपोज होती है वो डिजीज के लिए, बीमारियों के लिए, और फार्म के अंदर बीमारियों का लोड भी बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उसे उसकी शुरुआत अच्छी नहीं देंगे तो आप पूरे टाइम अपना मतलब वो सरदर्दी आपके साथ बनी रहेगी। और एक पॉइंट ये भी रहता है कि क्योंकि वो स्लो ग्रो करते हैं, है ना, तो फार्मर उन पे वैसे भी कम ध्यान देता है और केयरलेस हो जाते हैं, और उन्हें खिलाना लंबे टाइम तक है तो सस्ता फीड खरीदा जाता है मार्केट से। अब आप खुद देखिए आज के टाइम में अगर एफएफजी क्रॉयलर वगैरह ये वाले फीड जो मार्केट में मिलते हैं जो देसी के नाम से बिकते हैं मार्केट में, देसी फीड के नाम से, तो उनके रेट 1300 से 1500 रुपए पर बैग के बीच में होते हैं। तो जब मक्का की कॉस्ट इस टाइम 25 रुपए से ज्यादा है, 26-27 रुपए तक पहुंच रही है, और सोया डीओसी 48 रुपए के करीब है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1500 रुपए का कट्टा या 30 रुपए का फीड, 30 रुपए केजी का फीड आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो कंपनी बेच रही है उसे खुद भी तो कमाना है ना, और उसके ओवरहेड्स हैं, प्लांट का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, आप तक पहुंचाने का, फीड पहुंचाने का, फिर डीलर का मार्जिन। तो ऐसे में वो फीड में क्या मतलब मिला रहे होंगे ये आप सोच सकते हैं। तो हमें रिक्वायरमेंट तो ज्यादा प्रोटीन की है और हमें मिल उतना नहीं रहा है। तो ऐसे में अगर अपना फीड आप बनाते हैं तो आपके लिए वो काफी फायदेमंद रहता है, क्योंकि ज्यादातर फीड जो मार्केट से खरीदते हैं वो क्रम्स की फॉर्म में मिलता है, इस टाइप का फीड रहता है। तो इसमें आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या पड़ा है, आपको दिखेगा ही नहीं, नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ चूरा करके उसकी गोलियां बना दी गई हैं। लेकिन जो मैश फीड होता है इसके अंदर आपको सब कुछ नजर आता है।
कि क्या पड़ा है और क्या, इसमें आपके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। और क्रम्स की जरूरत भी नहीं है, एफएफजी क्रॉयलर्स वगैरह को क्रम फीड की जरूरत भी नहीं है। तो लो परसेंटेज और पुअर क्वालिटी का प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि हमें हमारे टारगेट्स अचीव नहीं करने देता है एफएफजी या क्रॉयलर की फार्मिंग में। अच्छा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है जो डिजीज चैलेंज का है, इसके लिए एक बिल्कुल अलग वीडियो की ज़रूरत है, और बल्कि एक नहीं कई सारी वीडियो बनाने की इसमें ज़रूरत है। लेकिन मैं यहाँ पर मोटी मोटी आपको बात बता देता हूँ। जो शुरू के 30 दिन होते हैं ना, उनके अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज, साउंड की प्रॉब्लम, सीआरडी, खिचखिच करना, खरखराहट, ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है शुरू के 30 दिन में। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बर्ड बड़ी होती चली जाती है, उसका फीड कंजम्पशन बढ़ता है, बीट वो ज़्यादा निकालती है अपने अंदर से, तब इंटेस्टाइनल और लीवर प्रॉब्लम शुरू होती है ऐसी स्टेजेस में। और ख़ास तौर से नेक्रोटिक एंट्राइटिस और कोक्सीडियोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ भी कम होती है, एफसीआर पे भी फ़र्क आता है, और ये एक लॉस मेकिंग काम हो जाता है अक्सर, मतलब फार्मर्स के लिए। तो ऐसी में अगर आप अच्छा फीड दे रहे हैं और प्रोटीन और एनर्जी कंटेंट सही है और बर्ड की इम्यूनिटी बनी हुई है, तो शुरुआत के दौरान क्या करते हैं हम कि प्रॉपर प्रिवेंटिव मेडिकेशन देते हैं और वैक्सीनेशन करते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए। मैंने अलग अलग वीडियोस में बताया हुआ है कि रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें कैसे प्रिवेंट हम कर सकते हैं, वो वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। तो अगर आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं और वो वाली दवाइयाँ दे रहे हैं शुरू के हफ्ते में या शुरू के 10 दिन में, तो आपको शुरू के 30 दिन में ये जो साउंड प्रॉब्लम, सीआरडी वीआरडी है, ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ये बहुत हद तक आप इसे संभाल लेंगे। उसके बाद की जो प्रॉब्लम होती है, जो कॉक्सीडियोसिस की प्रॉब्लम है, नेक्रोटिक एंट्राइटिस की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, उसमें जो होने वाले इन्फेक्शन होते हैं, उनके लिए फिर शटल प्रोग्राम चलाया जाता है। उससे हम इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन ये शटल प्रोग्राम आप तब तक नहीं चला सकते हैं जब तक आप अपना फीड नहीं बना रहे हैं। अगर आप बाहर से फीड ले रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि क्या क्या उसने मिलाया है। जैसा मैंने बताया आपको कि अगर 1500 रुपए का कट्टा है किसी का, तो वो आपको लगता है कि मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब क्रूशल टाइप की चीज़ें, एसिडिफायर्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, एंटीकॉक्सीडियल्स हैं, वो उसमें डालेंगे या डाले गए होंगे, तो वहाँ पर आपका जो बिजनेस है ना, वो रिस्क पे आ जाता है। और इस जगह पे आपको पता चलता है कि ROI क्या है। आप लगा तो रहे हैं 1 रुपया और आपके पास आ रहे हैं 0.85 या 85 पैसे, तो आपको 15 पैसे के लगभग का नुकसान हो रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप सस्ती चीज ले रहे हैं। अगर आप अपना फीड बनाएं और 1800 रुपए का भी बना लें, ठीक है, और आपका बर्ड टाइमली तैयार हो जाए, उसके अंदर मेडिकेशन की जरूरत ना पड़े, ज्यादा दवाइयों की जरूरत ना पड़े अलग से दें, क्योंकि जब यहाँ पर बीमार होगा बर्ड तो आपको दवाई भी तो लगानी पड़ेगी, उसका भी तो खर्चा आपको इसी में जोड़ना है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप अपना फीड बना रहे हैं तो उसमें शटल प्रोग्राम एसिडिफायर, प्रोबायोटिक और एंटीकॉक्सीडियल एंटीबायोटिक्स के साथ चलाया जाता है, जिससे कॉक्सीडियोसिस और इन सब की प्रॉब्लम या तो नहीं आती है या काफी कम हो जाती है। तो जिसलिए ये वीडियो बनाई गई थी वो वाला पॉइंट है। यहाँ पर 3 फॉर्मुलेशन हम बना सकते हैं देसी बर्ड के लिए। तो पहला प्री स्टार्टर का है 100 kg का, इसमें मेज मिलाई जाती है, मक्का 61 किलो, सोया डीओसी 350 किलो, ऑयल 1 किलो और 3% प्रीमिक्स 3 kg। इस प्रीमिक्स के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, आपको कॉल बैक यहाँ से आ जाएगा। दूसरा क्या है कि ये जो प्रीमिक्स है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है और न्यूट्रिएंट डेंस है। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं कि फीड में आप और थोड़ा सस्ता कर लें अपना, बिना परफॉर्मेंस को कम किए, तो आप 2% के करीब मक्का को DORB से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब 2 किलो यहाँ पर मक्का कम की जा सकती है, 1000 किलो में 20 किलो मक्का कम की जा सकती है, और उसमें DORB मिलाया जा सकता है जो कि सस्ता होता है। 3 से 6% तक जो मक्का है वो रिप्लेस कर सकते हैं ब्रोकन राइस से, व्हीट, बाजरा वगैरह भी मिला सकते हैं, जिससे आपका फीड और सस्ता हो सकता है। 2% तक सोया DOC रिप्लेस कर सकते हैं MBM से, और 3% तक आप यहाँ पर मस्टर्ड DOC और GNC
से भी सोया डीओसी को रिप्लेस कर सकते हैं अगर सस्ता करना चाहते हैं। और अगर सोया डीओसी ही है आपके पास और आप उससे ही बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। फिर स्टार्टर आता है। स्टार्टर में आपको यहाँ पर देख सकते हैं मक्का 66.5 किलो, सोया डीओसी 29 किलो, ऑयल 1.5 किलो और 3% प्रीमिक्स 3 kg। ये मिलाएंगे तो आपका स्टार्टर फीड तैयार हो जाएगा। और अगर फीड को सस्ता करना चाहते हैं तो उसी तरीके से मतलब 4 किलो तक मक्का को रिप्लेस करके ड्यूआरबी मिला सकते हैं। 6 से 8% तक मक्का को रिप्लेस करके ब्रोकन राइस, वीट, बाजरा अगर हो और सस्ता हो तो मिलाया जा सकता है, वरना मक्का ही आप मिला सकते हैं। इसके अलावा 3% तक सोया डीओसी को रिप्लेस कर सकते हैं एमबीएम से और 5 से 6% मस्टर्ड डीओसी और जीएनसी से, ग्राउंडनट केक से आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपका फीड सस्ता हो जाएगा। इसके बाद फिनिशर बनाने के लिए आप मक्का ले सकते हैं 73.2 kg, 73 किलो 200 ग्राम, सोया डीओसी 22 किलो, ऑयल 1 किलो 800 ग्राम और 3% प्रीमिक्स 3 kg फिनिशर वाला। और इसमें भी फिर वही रिप्लेसमेंट हो सकता है, 5 से 6% मक्का को रिप्लेस कर सकते हैं ड्यूआरबी से और 10% मक्का को रिप्लेस कर सकते हैं ब्रोकन राइस, वीट, बाजरा वगैरह से। लेकिन फिनिशर में वीट, बाजरा, ब्रोकन राइस वगैरह ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे जो पंजों का पीलापन है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो पीले पंजे वाले ज़्यादा बिकते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए मक्का ही सही है। लेकिन ड्यूआरबी मिलाया जा सकता है इसे सस्ता करने के लिए। बाकी सोया डीओसी को भी कम किया जा सकता है 3% ड्यूआरबी मिला 3% एमबीएम मिला के और 5 से 6% तक मस्टर्ड डीओसी और जीएनसी को भी मिला के फीड को हम सस्ता कर सकते हैं। तो ये फिनिशर का फॉर्मूला है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू। और हमारा एक ऐप है अली वेटनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप के नाम से, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी बहुत सारी आपको मालूमात, जानकारी आपको मिलेगी। उसमें मेरी बुक वगैरह भी है जो आप देख सकते हैं। गोट फार्मिंग के ऊपर, डेयरी फार्मिंग के ऊपर, लेयर, ब्रॉयलर सभी के ऊपर उसमें कंटेंट मैंने डाला हुआ है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फार्मिंग में, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फीड बनाना चाहते हैं, नहीं मतलब आप उसे कर पा रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।